सही आ रहा है? श्याम सही है? शुक्र नहीं है तो अब देख, ठीक है, विरोध करता है तो सब जानता है, सही है। आगे देखो, कल का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्ट में बस समझा देता हूँ। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल अपन ने शुरू चैप्टर की शुरुआत करी थी। क्या पढ़ा था अपन ने? स्तर वैद्युतिकी पढ़ा था। स्तर वैद्युतिकी क्या कहलाती है भाई? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? स्तर वैद्युतिकी कहलाती है। फिर हमने आगे उसमें देखा कि साइंटिस्ट थेल्स ने बताया था, थेल्स ने क्या बताया था कि दो पदार्थ है, उनको रगड़ा और रगड़ने के बाद उसमें देखा उनमें आवेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसे? जैसे कांच और ऊन के कपड़े को रगड़ दे, रेशम के कपड़े को रगड़ के देखा, तो जैसे हम स्केल को सिर पर रगड़ते हैं या फिर रूखे बालों में बार बार कंघे देते हैं या फिर हम टीवी के सामने हाथ को लेके जाते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर गिलफर्ड नामक साइंटिस्ट है, उसने भी जो जोड़े बना के देखे तो उसने भी यही चीज़ों का पाया कि उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे जब हमने देखा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि पदार्थों का वह गुण जिसमें क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ये बात है। फिर परमाणु थे, परमाणु एटम्स था। एटम में क्या होता है भाई? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके नाभिक में उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब उदासीन हो ही गया, सीधी सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने कल पढ़ा था कि आवेश के मात्रक पढ़े थे। आवेश के जो मात्रक थे, सबसे बड़ा जो मात्रक था आवेश का वो क्या था? फैराडे था। वैसे देखो मैंने लिखा दिया आपको, आवेश का मात्रक जो ऐसा ही पद्धति में था वो क्या था भाई? अपना स्टेट कूलम्ब था, एमकेएस पद्धति में, और एम्पियर गुणा सेकंड था। यही पढ़ा था कल अपन ने। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाए कि जो आपका मात्रक आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, उसमें आप डाल सकते हो कि छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, बड़ा फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है, और सीजीएस में आप निकाल सकते हो मात्रक, कल मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आगे अब हम आज देखेंगे आवेशन के गुणधर्म। दिख रहा है ना शाम बोर्ड पे? देख, उस पे देखना स्क्रीन पे, आवेश के देखो भाई, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से एक कई बार पूछे जाते हैं। क्वांटीकरण पूछ लेता है, आवेशों का संरक्षण पूछ लेता है, योज्यता का गुणधर्म भी पूछ लेता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें से कोई ना एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अब की बार 2022 का पेपर में सीधा सा पूछा था, एक समान वेग से गतिशील जो आवेश होते हैं उनमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये चीज़ पूछी गई थी अब की बार। अब हमको देखो इनमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो भाई, योज्यता का गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? योज्यता का गुणधर्म। और फिर पढ़ेंगे हम क्वांटीकरण का गुणधर्म, आवेश का संरक्षण का गुणधर्म, द्रव्यमान से संबंध इसका गुणधर्म, है ना। ये चीजें हम, निश्चलता का गुणधर्म, ये पढ़ेंगे। 4-5 टॉपिक है, ये पढ़ने हैं हमको आज। ठीक है, तो योज्यता का गुणधर्म क्या होता है? देखो इतना गजब तरीके से ध्यान दो, आपको यही समझ में आ जाए और आपको 70% चीजें यहीं याद हो जाए। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आपको जो चीजें है ना वो यहाँ यूँ याद हो जाए बस तुरंत। तब समझो योज्यता का गुणधर्म होता क्या है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है ना, उस वस्तु पर जो, जैसे मान लो अपने पास में कोई वस्तु है और इस वस्तु पर जो कुल आवेश है उसके ऊपर मान लो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश है। इन सब आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर जो हमारा कुल आवेश होता है वो आवेश उस वस्तु पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बात समझ में आई? एक क्लास है, क्लास में अपने पास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं? पूरे के पूरे 10 बैठे हैं। तो उन सबका अपने पास में टोटल कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 इनका बीजगणितीय योग हमारा क्या कहलाता है? योज्यता का गुणधर्म। यही बात समझ में आई कि जैसे हमारे पास कई टीचर इसको ये भी बोल देते हैं कि विलगित निकाय, विलगित निकाय भी बोल देते हैं। तो बाकी अपने पास में किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर इसमें कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो क्या हो जाती है हमारे पास में? कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु के बारे में बात करें तो क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रॉनों का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, फिर अब इसकी डेफिनेशन लिखे हम, तो देखो भाई सूत्र लिखो, Qn बराबर Q1 Q2 Q3
और समझ में आ गया। इसके बाद में हम और देखें कि जैसे हमारे पास में कोई एक ये वस्तु है, इसके बाद में 1 कूलाम है, -2 कूलाम है, 3 कूलाम है, -4 कूलाम है और 5 कूलाम है। ठीक है, देखो बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह समेत चीजें आना, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है और सदिश राशि होने पर सदिश का अलग बीजगणितीय योग होता है। तो डेप्थ में जाके चीजें समझ में आएंगी ये चीजें। देखो अब इनका टोटल अपन कैसे करें, सर क्यू बराबर कितना आएगा 1 प्लस का माइनस का 2 प्लस का 4 कूलाम लिखो, 2 कूलाम की मात्रा से लिख दो, -2 कूलाम -4 कूलाम 3 कूलाम और 5 कितना हो गया। देखो 1 3 4 5 9 कूलाम, 9 में से कितना गया 4 और 2 6, तो हमारे पास में कितना बच गया भाई 3 कूलाम। तो योज्यता का गुणधर्म समझ में आ गया आपको। योज्यता का गुणधर्म समझ में आया, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लिखा दूं तो आप हेडिंग दीजिए आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। इसमें लिखो पहला पॉइंट लिखो विद्युत आवेशों के योज्यता का गुणधर्म। योज्यता का गुणधर्म हेडिंग दे रही ना, इसमें लिखो आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है इसलिए आवेश एक अदिश राशि होती है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के किसी वस्तु पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। ये लाइन लिख ली, एक लाइन छोड़ दी। अलग अलग आवेशों के इसलिए किसी वस्तु या निकाय पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है तो वस्तु उदासीन कहलाती है। यदि किसी वस्तु पर n आवेश Q1 Q2 Q3 Q4, यदि किसी वस्तु पर n आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Qn है तो निकाय पर कुल आवेश
ये लिख लो निकाय पर कुल आवेश। समझ में आ गया ना आपको? सत्य समझ में आ गया? जी जी। अब आप शॉर्ट में ऐसे डाल दो एक एग्जाम्पल, फिर ये देखो जरूरी नहीं है कोई ये यही एग्जाम्पल दो, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ देखिए। देख लिया? बुक हो तो बुक ले आया करो, निकाल तो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल करना है। पहली बार शाम ने कोई अच्छा काम किया। नहीं लेडी शाम कितने गए? कितने का? चलो अगली हेडिंग दो, आवेशों का संरक्षण नियम। या वैद्युत आवेश संरक्षित है ऐसा दे सकते हो। देखो भाई दूसरा पॉइंट, वैद्युत आवेश है क्या? अच्छा स्कूल की रखा है क्या? अरे नहीं नहीं अपना ही पढ़ा है वो, बीएससी वाला वो कमरे में पढ़ाया था ना मैं सैनिक कॉलेज के उधर, वहीं रह गए। ये तो मैं एकदम। अब देखो भाई वैद्युत आवेश, देखो सीधी सीधी सी बात है, ये नियम को आप सब जानते हो, सारे के सारे जानते हो। इसको थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं कि कोई भी जो बिल गेट निकाय, पहली बात ये आती थी बिल गेट निकाय है क्या हो गया? ये बंद कैसे हो रहा है? चल तो रहा है, हाँ चल रहा है। तो बिल गेट निकाय का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी जो हमारा जो आवेश है, देखो भाई कोई भी रिएक्शन है हो रही है, उससे पहले का मामला और उसके बाद के मामला क्या होता है कि नियत होता है। जैसे शॉर्ट रूप में हम समझें कि कोई रिएक्शन हो रही है, हमारे पास में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास में पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इसका आवेश कितना होता है? 1.6 माइनस में होता है। इसका कितना होता है? 1.6 ये जीरो होता है। और फिर अभी एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, चलो अभी रुको थोड़ी देर यहाँ, चलो अभी कि हमारे पास में क्या होता है कि वैद्युत आवेश संरक्षित क्या होता है। आप सब जानते हो कि किस आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई? न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण किया जाता है। कि कोई भी वस्तु है उसको हम आवेशित करने के लिए क्या है? उसका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना जरूरी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना जरूरी। जैसे किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और किसी वस्तु को ऋणावेशित होने के लिए उसमें क्या करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अतिरिक्त होना चीज़ें जरूरी है। जब जाके तो वो आवेशित होगी वस्तु, और जब जाके उसमें से क्या होंगे? वो चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई? संरक्षित हो जाएंगी, नियत हो जाएंगी, कांस्टेंट मान आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मान क्या आएगा? एक नियत मान। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें कि युग्म विनाश, युग्म विनाश, युग्म विनाश को समझते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लेते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? गामा किरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ये गामा। देखो वापिस से ध्यान से देखो भाई, इसका कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और इनका कितना होता है? इनका तो जीरो ही होता है।
तो ये कितना हो गया हमारे पास 0 और ये कितना वैल्यू, तो एक नियंत्रित कांस्टेंट मान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास में। तो चीजें वैद्युत आवेश जो है वो संरक्षित हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखो, हम देखते हैं द्विगुण उत्पादन। ध्यान से समझ रहे हैं इस एग्जांपल को। जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, नाभिक पढ़ाऊंगा, नाभिक पढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें दोनों तीनों चीजें आएंगी। मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा भाई मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। जो चीजें लिंक होंगी मैं डायरेक्ट बोलूँगा, फिर आप नहीं भूल करो। इसमें क्या होती है कि कोई भी जो गामा किरण है हम किसी धातु के पृष्ठ पर पटकते हैं, वहाँ से हम टकराते हैं, उनसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉनों का क्या होता है उत्सर्जन होता है। ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है। जब हम किसी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का हम प्रकाश आपतित कराते हैं, वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है उत्सर्जन होता है। जैसे समझो ये गामा किरणें हैं और ये भी गामा किरणें हैं, तो इनसे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो रहा है पॉजिट्रॉन। ये तो क्या हो गया हमारे पास में 0 और ये भी क्या हो गया 0। एक निश्चित नियत मान संरक्षित मान आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप कहो नहीं सर आप तो ये फालतू के गप्पे दे रहे हो, आप तो मुझको एक सटीक अभिक्रिया के द्वारा समझाओ, तो इसके रिएक्शन के द्वारा भी समझते हैं। बाकी रिएक्शन हम नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। नाभिक समझे कि सर 92 यूरेनियम 238 होता है, 92 यूरेनियम 238 होता है। ये बदल जाता है 90 थोरियम 234। कैसे 2He4 और अल्फा, ये इसका नाभिक होता है। ये अल्फा 6 में आता है 2He4, ये आप नाभिक में समझोगे। जैसे 92 यूरेनियम 238 ये विस्फोटक पदार्थ होता है। इसके हमने रिएक्शन करेंगे क्या होगा 90 234। कैसे सर अल्फा 6 का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ मैं, बाकी नाभिक में समझाएंगे। जब अल्फा 6 आता है ना, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना उसमें 2 की कमी होती है, और जो द्रव्यमान होता है ना उसमें 4 की कमी होती है। तो देखो 2 की कमी हो रही है और 4 की कमी हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, तो ये क्या बन गया हमारा 2He4। अब आप यहाँ से निकालो तो 92 1.6 गुणा 10 की पावर कितना आ गया -19 आ गया। इसके बाद में इसकी रिएक्शन कराएं 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस कितना आ गया 19 प्लस 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर कितना आ गया -19। आप इसको कैलकुलेशन करोगे बरोबर माना है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं इसके बाद में, तो हमारे पास में देखो भाई परमाणु होता है, परमाणु में अंदर नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझे मैं कि 7N14 के नाभिक पर उपस्थित कुल आवेश होंगे। देखो मैं कुछ चीजें बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप बता दो साइड में पुटअप कर लिया करो ना बिना कहे। थोड़ा सा देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है ना उनको आप साइड अप कर लिया करो, उतार लिया करो। जैसे 7N14 के नाभिक पर उपस्थित कुल आवेश कितने होंगे, डिमांड लगाओ आप क्या हो जाएंगे बताओ, लगाओ दिमाग, मैं बताता हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है, इसने बोला नाभिक पर उपस्थित कुल आवेश, टोटल आवेश की बात कर रहा है हमारे पास में। तो हमारे पास में अंदर नाभिक में क्या होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हमारे पास में नाइट्रोजन के कितने होंगे 7 और गुणा कितना होगा 1 प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन का तो कितना हो गया 0। तो 7 गुणा कितना आ गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 16 7 112 कितना पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ 10 की पावर माइनस 11 इतने अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन उठा के पूछ ले 8 ऑप्शन 16 के नाभिक में उपस्थित कुल आवेश की संख्या निकाली, तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो। आपके अगर ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में तो आप ऐसे बता सकते हो। आपने अब तक इतना पढ़ा है कि आवेश संरक्षण सारी दुनिया जानती है कि ये आइंस्टीन के समीकरण से यहाँ पे ये होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन जाओगा उसका द्रव्यमान भी तो होगा यार, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो उसका द्रव्यमान भी मौजूद होगा। अब हमारे पास में यह E बराबर ये किसके रूप से आते हैं mc² से आते हैं। क्यों क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध होता है, जितना द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये E बराबर mc² के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो अपने पास में जो विकिरण है तो 0 होते हैं। शायद आपके पास में संरक्षण का नियम क्लियर हो गया होगा। इतनी सारी चर्चा करी मैंने, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, समझ में आ रहा है सतीश क्या नाम आ रहा है। तो वापिस से समझा देता हूँ एक बार कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेश संरक्षण अपने पास में क्या एक विलगित निकाय की एक संरक्षित राशि है, ये आवेश एक अदिश राशि होती है। इसमें न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, न हम आवेश को क्या कर नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण, आप यूँ समझो स्थानांतरण कर रहे हैं। क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने पर चीज़ें आवेशित होंगी, ना कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होंगे तो कहाँ से वस्तु आवेशित होंगी बताओ भाई, और आवेशित होंगे तो वहाँ से उसका द्रव्यमान भी तो जाएगा। चीज़ें समझ में आई आपको,
आई समझ में। फिर इसके बाद में ये युग्मविन्यास का होता है। युग्मविन्यास मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है। अब जैसे आपकी बात में आ जाती है, छोटी सी बात और समझा दूंगा आपको। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है भाई, जो इसका जो देखो भाई, पॉजिट्रॉन का जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है ना, चार्ज होता है, वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, लेकिन माइनस नहीं होता, प्लस होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, पॉजिट्रॉन का प्लस में होता है। उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, ये चीजें ध्यान रखना। आगे बात समझ में, कुछ चीजें आपको लगे इंपॉर्टेंट है, कॉपी की हाशिया के ऊपर डालनी है तो फटाक से ना सर, तब लिख लो। समझ में आ गया श्याम, समझ में आ गई चीजें, ठीक चल रही है चीजें, सुनील समझ में आ रहा है, धीरे चल रहे हैं, लिखो। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, 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 विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के नियम अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से, इसे एक वस्तु से, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु, धीरे बोलूं क्या, न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। तो आप ये कर लिया एग्जाम्पल लिख के। एक तारीख से क्यों वो रूम लेंगे कैसे, वो सारे तो रूम कब लेंगे भाई, इतने दिन हो गए। यहाँ आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो ना, आपकी क्या लिखनी है। और ये ध्यान रखना बस, ये देखो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये माइनस में, तो इलेक्ट्रॉनों का है आवेश, ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है।
बैटरी है, नोट ज़रूर बनाओ, नहीं बनाओगे बाद में दिक्कत आएगी। नोट्स नहीं बनाते हो ना, फिर बाद में क्या है, एकदम भार पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन की क्लास है और पूरी क्लास को एक साथ करनी पड़ेगी। तालिए बिठा दूँ? बिठा रहा हूँ। अब लिखो, देखो भाई इम्पोर्टेंट के कई बार गुण पूछेगा, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। इसको लिखना नहीं यार, देखो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन। समझो भाई, बोर्ड में पूछ चुका है, इसको कई बार इम्पोर्टेंट लगाऊँ, उसको लगा लिया करो, हंसेगा जरूर बोर्ड में, इतना कॉन्फिडेंस है। देखो भाई, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, समझो इसको अच्छे से, इसको अच्छे से समझना। इसको ये जो टॉपिक है, इसमें ये 4-5 गुणधर्म है, उसमें सबसे छोटी सी लैंग्वेज है वो इसकी थोड़ी सी जटिल होती है, ये याद नहीं रहता है बच्चों को, ज़्यादातर मुश्किल होता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देखो आया हुआ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, कोई भी जो हमारा निकाय है उस पर उपस्थित हमारा कितना टोटल चार्ज है, वो उस वस्तु पर जो उपस्थित किसी निश्चित, जो न्यूनतम निश्चित राशि है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु है हमारे पास में, ये पूरी एक वस्तु है, इस पर उपस्थित जो कुल आवेश है ना, वो इसकी न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर। मतलब समझो, कोई क्लास है और क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। अब 30 बच्चों की हाइट अलग अलग है, वेट अलग अलग है। अब किसी से हम, कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 8 फीट का है, या कितना जैसे भी है, उसको हम यूँ तरीके कहेंगे कि भाई ये 4 फीट का एक अलग हो गया, 2 फीट का एक अलग हो गया, 3 नहीं, हम सारे टोटल एक पूर्ण के रूप में गिनेंगे नहीं गिनेंगे, तो वो एक पूर्ण गुणज के रूप में हो गए कि नहीं हो गए सारे बच्चे। भाई क्लास में एक डेस्क में 10 बच्चे बैठे तो 10 बच्चे पूर्ण गुणज के रूप में हो गए कि नहीं हो गए। कि हम कहने का मतलब कि किसी क्लास में उपस्थित जो टोटल बच्चे हैं वो उन न्यूनतम राशि के क्या होता है, पूर्ण गुणज के। किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उस न्यूनतम राशि के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज के होते हैं। और जो पूर्ण आवेश होता है, जो न्यूनतम राशि का जो पूर्ण आवेश होता है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है आवेश। ध्यान समझना, कॉपी समझना कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उसकी न्यूनतम राशि के, न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर है। ये एक वर्ड है, बेहतरीन वर्ड है। आप चाहे पूरे टॉपिक को लिख देना, लेकिन अगर पूर्ण गुणज नहीं लिखा ना तो आपको सारा टॉपिक आता है। कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है वो उस न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर। और जो वो न्यूनतम निश्चित जो आवेश है वो उसका आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, क्वांटा। मेरी बात समझ में आ गई? तो और जो न्यूनतम निश्चित राशि का जो क्वांटा होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर है। किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। और मैं देखो जैसे Q बराबर जो होगा वो हमारा कितना होगा भाई, ±1। आप अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो n बराबर क्या लिख सकते हो, आपसे किसी एक ने बोल दिया किसी वस्तु पर 1 ग्राम आवेश उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। वैसे आपने एग्जाम्पल निकाल रखा है 10वीं क्लास में, ये एग्जाम्पल आता है। जैसे हमको देखो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया है, सर क्यू का मान दिया है कितना, 1 कूलम।
क्लियर नहीं दिया हमने बात। और सर हम जानते हैं ई बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस। और सर पूछ क्या रहा है एन, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? तो सर आप निकाल सकते हो एन बराबर क्या फॉर्मूला निकालोगे, क्यू बटा एन बराबर क्यू कितना आ गया 1 और 1.6 गुना 10 की पावर माइनस। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, यहाँ से 0 पर चल जाएगी तो कितना हो गया 10, हो गया नहीं हो गया? अब मैं बता कितना लिख सकता हूँ 16 गुना 10 की पावर 18 कर सकता हूँ, सॉरी प्लस का 19 कर सकता हूँ। ये बायो वाले बच्चे ध्यान समझना, ये माइनस की है ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसके बाद में आप निकालोगे यहाँ से एन बराबर एक घात है, घात के एक शून्य को मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? कि 100 गुना 10 की पावर 18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? कर सकता हूँ ये चीज़, कर सकता हूँ ना? अब आप भाग दोगे तो कितना आएगा भाई 6.25 गुना 10 की पावर, मात्रा नहीं आएगा क्योंकि नंबर है, संख्या पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, मैं हिंट दे रहा हूँ, घर जाके सोचना कि किसी वस्तु में या कोई भी चीज़ में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 1 सेकंड तक फ्लो हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आप घर से करना कि किसी बॉडी में, किसी निकाय में, किसी में सब्सटेंस में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 1 सेकंड तक फ्लो हो रही है, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। उसमें छोटी सी हिंट देता हूँ, आई बराबर क्यू अपॉन टी और बराबर क्यू अपॉन ई लिखो, ठीक है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, इसको अच्छे से ध्यान दें। समझ में आ गया? और कोई बात बोलो? इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान तो पूर्ण होना चाहिए, हाँ बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए। ये तो अपन को एक क्वेश्चन लिया है अपन यहाँ पे। बाकी जो अगर अपन यूँ कहें कि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है नहीं है, जब पूर्ण होंगे ना तो ही आवेश उपस्थित है, अगर अपूर्ण आवेश में नहीं होंगे, जैसे 2/3 हो जाए, 3/2 हो जाए। फिर इनके लिए भी बताई गई, इनके लिए आगे क्या बताई गई कि बीएससी के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं क्वार्क कण, एड्रॉन लेप्टॉन है ना, क्वार्क कण चलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई थी, एड्रॉन क्वार्क कणों में बताई गई थी। ठीक है, आगे बात समझ, किताब में दे रखा होगा साइड में, इलेक्ट्रॉन होगा, सारी चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको। और बाकी एक जो मिलिकर नामक साइंटिस्ट था, उसने तेल की बूंद का एक्सपेरिमेंट किया और इसकी व्याख्या, इतना सब कुछ। और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो बिना दिए, और कोई बात? ठीक है, एक बार वापिस से समझो डेफिनेशन को कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो टोटल आवेश है, टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, ठीक है, वो जो अपना टोटल आवेश है वो क्या कहता है, उस आवेशों के उस निश्चित न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर है, कि उस न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और जो हमारा जो न्यूनतम निश्चित राशि का जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, एक क्वांटा के बराबर, सॉरी क्वांटा के बराबर, क्वांटा है। और उसका जो मान होता है वो कितना होता है भाई, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, देखो आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में, न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहता है। क्लियर? उस न्यूनतम निश्चित आवेश को, उस न्यूनतम निश्चित आवेश को, उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेशों का क्वांटा कहते हैं, आवेशों का क्वांटा कहते हैं। नीचे लिखो
आवेशों का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेशों का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। नीचे लिखो आवेश का क्वांटा बराबर, धीरे बोलो क्या बोलो, सुन लिख रहा है ना। आवेश का क्वांटा बराबर का चिन्ह लगाओ। आवेश का क्वांटा बराबर चिन्ह लगाने पर लिखो इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। माइनस में लिख देना 6 गुणा 10 की पावर -19, माइनस में लिख देना। समझ गया ना? लिखो बोर्ड पे। अब लिखो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। अब साफ उतार लो पूरा। नहीं समझ में आ रहा? मतलब को फिर तो एक बिलाल ने देखना ही क्यों लाभ में हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ते रहना भाई। ये टाइम ऐसा है, इसमें आपको 1 महीने में 2 महीने में आप हिंदी इंग्लिश को इतने गजब कर लो, बहुत गजब। बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जुलाई से फिर कह रहा हूँ आपसे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ध्यान से सुने इस बात को, हिंदी और इंग्लिश को बड़ी गजब तरीके से कर लेना। ऐसे प्राइवेट स्कूल वाले दुश्मन नहीं है, लेकिन सारे कर चलो एक गुणधर्म हो जाए। देखो आवेशों की निश्चलता इसका गुणधर्म। तीसरा है ना, चौथा, हाँ जो भी नंबर होगा। आवेशों की निश्चलता का गुणधर्म। देखो भाई
इसमें क्या है भाई, इसमें सीधी सिंपल सी बात है, किसी कण पर उपस्थित जो आवेश का जो मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, या फिर उसकी मोशन पर निर्भर नहीं करता, उसकी गति पर निर्भर नहीं करता। कि आवेश एक विराम अवस्था का आवेश है वो कितना होता है, बराबर उसकी गतिशीलता के आवेश के बराबर। ठीक है, जैसे ठीक है भाई। इसके बाद में आपने देखा भाई कोई विराम अवस्था में कोई कण है, ठीक है भाई, कोई कण है वो कितने से कर रहा है भाई, v वेग से गति कर रहा है, और वो किसके बराबर होगा, जैसे m नॉट विराम द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, ठीक है भाई, v कण का वेग। समझ में आ रहा है? लिखो, इसमें लिखो, आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि, निश्चलता का अर्थ है कि आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि किसी कण पर उपस्थित किसी कण पर उपस्थित किसी कण पर उपस्थित किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद ऊपर की एक लाइन लिख लो, जो विराम अवस्था लिख लेना पूरा ना, विराम अवस्था। ठीक है? लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत से, विशिष्ट आपेक्षता के सिद्धांत से आप ये नोट कीजिए। ये ध्यान रखना, एक भी है चाहे उसमें बना सकता है। क्लियर? गाड़ी पूरी सेफ्टी से लेके आया करो। गाड़ी लेके शाम आया बाहर खड़ी है, तो कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद में तो अंदर ही खड़ी करवा लेंगे। हैं? ले जाओ, नहीं आ जाएगी इंश्योरेंस। अभी तो अब मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ सारा का सारा, है ना, 5-7 मिनट में दोबारा देख लीजिए आप। अपन ने क्या पढ़ा, टॉपिक आवेश का गुणधर्म, देखिए सतीश क्या नाम, टॉपिक देख लीजिए सारा एक बार, है ना। अपन ने पढ़ा शुरू से आवेश का गुणधर्म, आवेश में योज्यता का गुणधर्म पढ़ा अपन ने।
योज्यता के गुणधर्म में अपन ने क्या पढ़ा, किसी वस्तु पर जो उपस्थित जो कुल आवेश है उन सभी आवेशों के क्या होता है, बीजगणित योग के बराबर, ये पढ़ा हमने। ठीक है। उदासीनता का मतलब होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मिलते हैं वो क्या आ जाते हैं, जीरो। ठीक। फिर हमने उसमें आवेश का संरक्षण का नियम पढ़ा कि कोई भी विलगित निकाय है वो क्या होता है, हमारा संरक्षित रहता है। सतीश कॉपी में ध्यान नहीं, मेरे शब्दों को सुनो आप, कॉपी घर मिल जाएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा ना जो दिमाग में सीधा बैठेगा, कॉपी तो अपन बार बार रीड करते रहे। इसके बाद मैंने बताया कि आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इनके हमने एग्जाम्पल देखे, युग्म विनाश का देखा, युग्म उत्पादन का देखा। फिर उसमें अपन ने एक जो न्यूक्लियर रिएक्शन थी, नाभिकीय अभिक्रिया, वो यूरेनियम के थोरियम की, वो देखी हमने करके, तो हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि सब संरक्षित रह रहा है, मतलब उसका रिएक्शन से पहले का मान और बाद का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, ये हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उस वस्तु के न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के बराबर, उस वस्तु के न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और ये जो न्यूनतम जो निश्चित आवेश था, ये क्या कहलाता है, हमारे पास में क्वांटा कहलाता आवेश होता है। इसका जो मान होता है वो 1.6 गुना 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, यही पढ़ा हमने। फिर इसका जो टोटल आवेश मान होता है वो Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस n ही होता है, यही होता है ना। फिर हमने देखा एक कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो निकाल के देखी हमने, इतने मान आए थे हमारे पास। फिर हमने आगे इसके बाद में हमने क्या देखा भाई, लास्ट टॉपिक हमने देखा आवेशों की निश्चलता का मान देखा कि इसके वेगों पर निर्भर नहीं करता है, ये इसकी गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। लगभग हमने प्रकाश वेग से जो गतिशील देखे वो कण का वेग पर निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर किए। फिर हमने विशिष्ट आपतिकता के सिद्धांत से देखा कि कोई ग्राम द्रव्यमान m होता है और वो भी वेग से गतिशील है, इतना। बताओ चीज़ें समझ में है कि नहीं आई, ये बताओ। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको एकदम डेफिनेट क्लियर हो रहा है भाई। देखो बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा हैं आजकल, क्रेज है, लेकिन बायोलॉजी के बच्चे होने के कारण उनको सबसे बड़ी जो डिफिट देती है वो फिजिक्स देती है। सबसे बड़ी डिफिट देती है वो क्या देती है, फिजिक्स देती है। क्यों? क्योंकि हमारी मैथ इतनी अच्छी नहीं होती है और फिजिक्स मैथ मांगती है, मैथ की डिमांड करती है। तो मैं आप सबसे इतना कहूँगा, अभी गर्मी चल रही है, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में मैथ के जो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले, साइन थीटा, कोस थीटा, छोटे छोटे समाकलन, इन चीज़ों को आप सीख लीजिए। किसी से भी अपने जो मैथ के स्टूडेंट साथ में हैं उनसे सीख लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से सीख लीजिए, ये क्या काम आएंगे आपके। और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पढ़ो ना पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन आप उसको बिल्कुल रेडी डेली का डेली करें। तो कहते हैं ना, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं है, मंजिल तो उनको मिलती है जो घर से निकलते हैं, जाके स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं अच्छी सी, और जब जाके पूरी मेहनत करते हैं तो मिलता है। देखो आपने खूब मूवी देखी सुपर 30, उन सर के ऊपर बच्चों ने विश्वास किया तो खूब बच्चे निकले आगे। तो आप लोग एक बिलीव के साथ, एक फेथ के साथ बैठिए, अच्छे से पढ़िए, मतलब एक चिंतन के साथ बैठो, और आप उठो तो आप ये देखो कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, आज का जितना पढ़ाया उतना। फिर अपना जितने टॉपिक हो जाएंगे, ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद अपन एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट में ऐसा होना चाहिए, एक अपन रैंडम ले लेंगे, एक अपन थ्योरेटिकल ले लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो। बुक ले आओ, बुक नहीं है खरीद लो, PDF डाउनलोड कर लो, कैसे भी, ठीक है। थैंक यू।